सबसे पहले आप सभी मुझे ये बताओ, क्या आपको साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान विषय से डर लगता है? छोड़ो, ये तो दूर की बात है। क्या आप उस डर को भगाना चाहते हो? देखो, आप सभी को मालूम है अभी छठा महीना चल रहा है, ठीक है? 6वां महीना अभी चल रहा है। लगभग हम सभी के पास कितना माने, मान लो 6 महीना का समय है, ठीक है? 6-7 महीने का समय है। और 6-7 महीने में क्या आपको लगता है कि हमारा तैयारी अभी तक हो चुका है और 6-7 महीने के अंदर हो जाएगा? अगर लगता है तो आपसे भी अपना नाम कमेंट करो। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे को लगता है कि सर मेरा 6-7 महीने के अंदर मनोविज्ञान का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? देखो, मैं आप सभी को क्या बता रहा था। अगर आपको साइकोलॉजी से डर लगता है, अगर आपको साइकोलॉजी से डर लगता है तो यह वीडियो केवल आपके लिए है, ठीक है? देखो, मैं आप सभी को जितना प्रोसेस बताऊंगा साइकोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर, साइकोलॉजी में क्या पढ़ना चाहिए। देखो, साइकोलॉजी में आपको पूछेगा क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। यही दोनों चीज पूछेगा, है ना? तो देखो, बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा मनोविज्ञान का, अगर आप सभी सभी वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास तो है नहीं कि मैं आप सभी को अपना चेहरा दिखा करके बताऊं, ठीक है? रिकॉर्डिंग क्लास है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? 2027 तक मैं जितना भी साइकोलॉजी का क्लास लेकर आऊंगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो, ठीक है? ध्यान से सुनना। चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो, मैं जितना भी क्लास लेके आऊंगा और सभी क्लास में जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, जितने भी बच्चे सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे और याद करते भी हैं। इनसे पहले भी क्लास आ चुका है साइकोलॉजी का, ठीक है? इस क्लास को पूरा पहले देख लेना, उसके बाद इनसे पिछले वाले क्लास को भी देख लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा, ठीक है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करना आपसे भी वीडियो के लास्ट में। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुना, ठीक है? जितना भी क्लास लेकर आऊंगा, अगर आपसे भी सभी क्लास में दिखाए गए सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप मेरे भाई बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ठीक है? आप 90% मार्क्स हासिल कर सकते हो, ठीक है? आप सभी थंबनेल पर वहां पर देखे होंगे, थंबनेल पर वहां पर लिखा हुआ था कि आप 90% मार्क्स लाना चाहते हो, आज कौन बनेगा विजेता, है ना? तो देखो, 90% मार्क्स आप कैसे ला सकते हो, इनका भी प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? कौन बनेगा विजेता, इनका मतलब हुआ, समझ लो। मैं आप सभी को यहाँ देखो, मैं आप सभी को आज की क्लास में कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन या फिर 45 क्वेश्चन, देखते हैं कितना क्वेश्चन है आज के पीडीएफ में, ठीक है? आज के पीडीएफ में जितना भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन में अगर आप सभी 5 क्वेश्चन को छोड़ करके, जैसे मान लो 40 क्वेश्चन दिखाऊंगा, 40 क्वेश्चन में अगर आपका 35 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आप विजेता घोषित कर दिए जाओगे, ठीक है? लेकिन ये 40 क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है। लगभग 10 साल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, देखो बिहार बोर्ड क्या पूछता है ये तो किसी को नहीं मालूम है किसी को मालूम? नहीं मालूम है, ठीक है? 10 सालों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे समझो 10 साल से जो क्वेश्चन पूछा गया है, उनमें जो क्वेश्चन 2027 में आने का चांस है, वो सब क्वेश्चन मैं आप सभी को आज के क्लास में दिखाऊंगा, ठीक है? देखो, बिहार बोर्ड करता क्या है, इनसे पहले साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उनमें से भी 5 क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लो 2026 में क्या पूछा था, 2027 में उनमें से 5 क्वेश्चन लेगा। 2025 में क्या पूछा था, 2026 में उनमें से 5 क्वेश्चन लिया था। समझ रहे हैं ना? ऐसा ही, ठीक है? इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप सभी को आज के वीडियो को देखने के बाद साइकोलॉजी से आपका डर भग जाएगा, बिल्कुल भग जाएगा मेरे भाई। भग जाएगा का मतलब, साइकोलॉजी से डर जो है आपके मन में, डर एकदम दूर चले जाएगा आपको छोड़ करके, ठीक है? क्योंकि मैं आप सभी को ऐसा टिप्स बताऊंगा, ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा, ऐसा गाइड करूंगा जिनसे आप सभी का डर दूर चले जाएगा, ठीक है? दूर चले जाएगा। इसलिए आप सभी वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चन को पूरा देखना और वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखते जाना, ठीक है? और सभी क्वेश्चन को ध्यान से भी देखते जाना, ठीक है? चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सभी क्वेश्चन को आपको बस ध्यान से देखते जाना है, मैं आप सभी को पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? चलिए ध्यान से पढ़िएगा और जितना मैं आप सभी को बोलूंगा उतना ही आपको फॉलो करना है, ठीक है? फालतू का बातचीत नहीं। चलिए, अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? आप सभी मेरे को ये बताओ कि आप सभी का मंथली एग्जाम कब होने वाला है? आप सभी का मंथली एग्जाम कब होगा? आप सभी मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है? नहीं तो मैं पता लगा ही लूंगा, ठीक है? बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? देखो, जब भी पूछे, देखो बिहार बोर्ड बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग, यहाँ देखो मैं क्या बोल रहा था, एक कारक सिद्धांत, ठीक है? बिहार बोर्ड क्या करता है, साइकोलॉजी में एक कारक सिद्धांत भी पूछता है और द्विकारक सिद्धांत भी पूछता है ज्यादातर, ठीक है? एक कारक सिद्धांत भी रहेगा और द्विकारक सिद्धांत भी रहेगा। तो मैं आप सभी को दोनों के बारे में बता देता हूँ, अच्छी बात होगा ना? बुद्धि के एक कारक सिद्धांत पूछे तो आपको याद रखना है अल्फ्रेड बिने, ठीक है? 1904 1905 में इन्होंने इन पर काम किया था, ठीक है?
याद रखिएगा। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। ठीक है, पानी पीने दो मेरे को भाई, गर्मी है और प्यास भी लगता है। एक सेकेंड। चलिए याद होगी आप सभी को, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। इन्होंने काम 1904 से लेकर के 1905 में, सॉरी 1904 1905 में इन पर काम किया था, बुद्धि के कारक सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए अब मैं आप सभी को यह भी बता देता हूं कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, कर देना। चलिए देखो, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, द्विकारक, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन मेरे भाई, देखो मेरे पास तो बड़ा सेटअप है नहीं, मैं आप सभी को पूरा डिटेल में बता देता। ठीक है, एकदम आराम आराम से डिजिटल बोर्ड पे लिख के बता देता। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हो कि मैं आगे चलकर और ढेर सारे बच्चे को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊं, तो आप सभी मेरे को कमेंट करो और सपोर्ट करो मेरे भाई। ठीक है, कि सर आप भी टेंशन मत लीजिए कि आगे चल के आप सभी पढ़ा सकते हो। ठीक है, आप सभी सपोर्ट क्या करोगे, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया करो। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर किया करो, ऐसे समझो सब सभी। ठीक है, चलिए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पियरमैन ने किया था। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आप सभी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, छोटा सा लैपटॉप है इसलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ। चार्ल्स चार्ल्स स्पियरमैन, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, चार्ल्स स्पियरमैन ने किया था बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन। अब बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रथम कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड बिने ने। 1904 1905 में इन्होंने इन पर काम किया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पियरमैन ने किया था। कब किया था? तो 1904 में किया था। यह भी डेट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए याद हो गया आप सभी को। दूसरा क्वेश्चन, मनोविज्ञान में व्यक्तिक, ठीक है, मनोविज्ञान, ध्यान से देखो, एकदम आराम से किसी एक स्थान पर आराम से कुर्सी पर बैठ जाओ, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, याद हो जाएगा आप सभी को। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को डर लगता है साइकोलॉजी से, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पढ़ोगे तो 100% मार्क्स लाओगे ही। मनोविज्ञान में व्यक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक आधार क्या माना जाता है? अगर आपको जानकारी है तो आप मेरे को कमेंट करके बता भी सकते हो। ठीक है, मनोविज्ञान में व्यक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक आधार क्या माना माना जाता है? आपको याद रखना है, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी राइट आंसर है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, मैं आप सभी को जैसे क्वेश्चन और उनका जो 4 गो विकल्प बता रहा हूँ, एग्जाम में भी यही विकल्प रहेगा, एग्जाम में भी यही क्वेश्चन रहेगा। इतना तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, मनोविज्ञान में व्यक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक आधार क्या है, क्या माना जाता है? आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। देखो वीडियो का लेंथ भले ही 30 मिनट का हो जाए, 25 मिनट का हो जाए, लेकिन मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, पूरा देखना मेरे भाई, पूरा देखना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ठीक है, अरे बहुत सारे बच्चे को लगता होगा कि अरे ये तो छोटा सा चैनल है रुचि विहार क्लासेस, इन पर क्या ही पढ़ाई होता होगा। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा काम है आपको बताना। ठीक है, देखो कोई भी टीचर है मेरे भाई, कोई भी जो टीचर है ना, वो शुरू में भी मेरे जैसा ही स्टार्ट किया था। मेरे से बेहतर नहीं, मेरे से खड़ा भी स्टार्ट किया था। ठीक है, आप सभी और भी टीचर का वीडियो सबसे पहला, यानी कि जो सबसे पुराना वीडियो है, जाकर के देखना, उनका कितना क्वालिटी खराब था, कितना सब कुछ बेकार था। ये जो मैं पीपीटी अच्छे से बनाया हूँ, ये भी उनके पास नहीं था, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए 3 नंबर में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि, जिसे हम सभी आईक्यू बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है, याद रखना है, विलियम स्टर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, विलियम विलियम स्टर्न, ऑप्शन नंबर सी। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? विलियम स्टर्न ने किया था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर में देखते हैं क्या है। मानसिक आयु के संप्रत्यय का विकास किस वर्ष किया गया था? मानसिक आयु के संप्रत्यय का विकास किस वर्ष किया गया था? तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1908 में। ठीक है, याद रखिएगा 1908 में। अगर देखो, मैं आप सभी को सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वीडियो का लेंथ अभी भी, जैसे मान लो अभी मैं सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी वीडियो का लेंथ 25 मिनट का हो जाता है, 30 मिनट का हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऑडियंस यानी कि आप सभी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हो। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन है कि मेरा चेहरा आप सभी को नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए मैं जहाँ पर बोलते बोलते थक जाता हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा रुकता हूँ। ठीक है, आप सभी सोचते हो कि सर कहाँ चले गए। अगर मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आप सभी को पूरा विस्तार से बताता सभी क्वेश्चन को। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको विस्तार से बता देता हूँ। जो, और एक बात क्या बोलने वाला था मैं, ऐसे समझो आप सभी सभी क्वेश्चन को बस आराम से आप सभी देखो, याद होते चले जाएगा आप सभी को। ठीक है, चलिए
मानसिक आयु के संप्रत्यय का विकास किस वर्ष किया गया था? तो 1908 में किया गया था। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 5 नंबर में देखते हैं, रोजर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? रोजर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है पूर्ण रूप से कार्यशील होना, यानी कि आत्मसिद्धि। मनोविज्ञान के अनुसार आत्मसिद्धि बोलो आप सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। एग्जाम में आप सभी को आत्मसिद्धि ही दिखाई देगा, वहां पर लिखा हुआ रहेगा। रोजर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है आत्मसिद्धि, यानी कि पूर्ण रूप से कार्यशील हो जाना। ठीक है, 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव का एक प्राय या पर्यावरणीय स्रोत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा तनाव का एक प्राय या पर्यावरणीय स्रोत है? कुंठा, शोरगुल और प्रदूषण, यही होगा। ठीक है, 6 का सही जवाब होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, शोरगुल और प्रदूषण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव का एक बाह्य या फिर पर्यावरणीय स्रोत है? शोरगुल और प्रदूषण। ठीक है, 7 नंबर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। सामान्य अनुकूलन लक्षण, जिसे हम सभी इंग्लिश में GAAS बोलते हैं। ठीक है, सामान्य अनुकूलन लक्षण के अंतर्गत कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? बताइए, सामान्य अनुकूलन लक्षण के अंतर्गत कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? अगर आपको मालूम है तो बता देना। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया था कि कौन बनेगा विजेता। ठीक है, 40 क्वेश्चन मान लो मैं आप सभी को दिखाऊंगा, आपको 35 क्वेश्चन ईमानदारी पूर्वक सही करना है, और वीडियो के अंत में मैं आप सभी को बता दूंगा कि गिफ्ट आपको कैसे मिलेगा। छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन 100% दूंगा। ठीक है, जो बच्चे ईमानदारी पूर्वक बताएंगे, आपको बिहार बोर्ड की कसम है। ठीक है, आपको ईमानदारी पूर्वक बताना है किस तरह मेरा 35 क्वेश्चन सही हुआ था। ठीक है, चलिए, तो 7 का सही आंसर है 3। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। सामान्य अनुकूलन लक्षण के अंतर्गत कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? 3 अवस्थाएं पाई जाती है। ठीक है, और 90% मार्क्स भी कैसे लाना है, इनका भी प्रोसेस मैं आपको आगे ही बताने वाला हूँ। 8 नंबर में बस देखो, साइकोलॉजी है ना, इसमें जो शब्द है, वाक्य है, ये वाक्य में जो बड़े बड़े शब्द लिखे रहते हैं ना, इन्हीं से बच्चे को डर लगता है। डरो मत, एकदम आराम से देखो, याद होते चले जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। हंस शैली के अनुसार तनाव मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? हंस शैली के अनुसार तनाव मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? बताइए, कैसी प्रक्रिया है? बताइए, कैसी प्रतिक्रिया है? तो देखो, यहाँ पर सही आंसर होगा एक अवशिष्ट अनुक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। हंस शैली के अनुसार तनाव मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? एक अवशिष्ट अनुक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 9 नंबर में, सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने मुख्य संरचनात्मक भाग होते हैं? सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के कितने मुख्य संरचनात्मक भाग होते हैं? 3 होते हैं, इदम, अहम, प्राहम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ठीक है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने मुख्य संरचनात्मक भाग होते हैं? 3 होते हैं, इदम, अहम, प्राहम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का कौन सा भाग वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है? व्यक्तित्व का कौन सा भाग वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अहम। अहम को इंग्लिश में आप सभी इंस्टाग्राम पर स्टोरी में बहुत सारे लोगों का देखे होंगे, ईगो है ना, ईगो, उसी को बोलते हैं अहम। यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, अगर जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक फटाफट कर देना, और अपने प्यारे हाथों से जो बच्चे साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान सब्जेक्ट रखे हैं उनके पास क्लास को शेयर कर देना, भले वो 2027 में एग्जाम दे या फिर 2028 में एग्जाम दे। चिल्ड्रन के अनुसार किस प्रकार के व्यक्ति पतले, लंबे और अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं? चिल्ड्रन के अनुसार किस प्रकार के व्यक्ति पतले, दुबले और अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं? बताइए, कैसे व्यक्ति? तो देखो, लंबाकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सिंपल सा होगा। ठीक है, 12 नंबर में, किसी वास्तविक उद्दीपक की उपस्थितियों में भी कुछ दिखाई या सुनाई देना क्या कहलाता है? ठीक है, फिर से पढ़ो, किसी वास्तविकता उद्दीपक की अनुपस्थितियों में भी कुछ दिखाई या सुनाई देता है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन देखो और बताओ। विभ्रम, चिंता, अवसाद, विभ्रांति। तो देखो, 12 का सही आंसर है विभ्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। किसी वास्तविक उद्दीपक की अनुपस्थितियों में भी कुछ दिखाई या सुनाई देता है, तो वह क्या कहलाएगा? विभ्रांति कहलाएगा, है ना। 13 नंबर में, मनोग्रस्ती बाध्यता विकार, जिसे हम सभी OCD बोलते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से किस श्रेणी का मानसिक विकार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मनोग्रस्ती बाध्यता विकार मुख्य रूप से किस श्रेणी का मानसिक विकार है? बताइए। तो देखो, 13 का सही आंसर है मेरे भाई चिंता विकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 14 नंबर में, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पद्धति का जनक किसे माना जाता है?
इनसे पहले आपसे भी कहीं पर भी ये सभी क्वेश्चन नहीं देखे होंगे मेरे भाई। यकीन मानो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो सिंपल सा आंसर है सिगमंड फ्रायड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लोथोथेरेपी नामक प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धति का प्रतिपादक किसने किया था? प्रतिपादन किसने किया था? लोगोथेरेपी नामक प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ लेना आपसे भी। ठीक है, वीडियो को रोक करके। तो देखो 15 का सही आंसर है विक्टर फ्रैंकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है विक्टर फ्रैंकल, है ना। लोगोथेरेपी नामक प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धति का प्रतिपादन विक्टर फ्रैंकल ने किया था। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र के अनुसार योग का वास्तविक अर्थ क्या है? पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र के अनुसार योग का वास्तविक अर्थ क्या होता है, मालूम है जी? चित्तवृत्ति का निरोध, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है 16 का। 17 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संपूर्ण विश्व में किस तिथि को मनाया जाता है? नहीं समझे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ना संपूर्ण पृथ्वी पर, ठीक है, मान लो हमारे इंडिया में फिलहाल के लिए कब मनाया जाता है, ऐसे समझो आपसे भी। ठीक है, तो देखो 17 का सही आंसर है 21 जून को। कब? 21 जून को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। 18 नंबर में, मनोवृत्ति, ठीक है, मनोवृत्ति मुख्य रूप से किस प्रकार की मानसिक स्थिति को दर्शाती है? फिर से पढ़ो, मनोवृत्ति मुख्य रूप से किस प्रकार की मानसिक स्थिति को दर्शाती है? देखो ऑप्शन और बताओ कमेंट करके। मनोवृत्ति मतलब एटीट्यूड होता है। हाँ, यहाँ पर देखो लिखा भी है, मनोवृत्ति मतलब एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड मतलब ज्यादातर गर्ल्स के आईडी में आपसे भी देखे होंगे, वहां पर लिखा होगा एटीट्यूड। ठीक है, झारखंडी बाबा का आपसे भी वीडियो देखते भी होंगे। देखो 18 का सही आंसर है किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति एक अस्थायी दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड मुख्य रूप से किस प्रकार की मानसिक स्थिति को दर्शाती है? किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति एक अस्थायी दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए 19, संज्ञानात्मक असंगति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? संज्ञानात्मक असंगति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि 90% कैसे लाना है ना। तो 19 का सही आंसर होगा 1957 में। ठीक है, 1957 में। चलिए, किसी पूर्व निर्धारित दोषपूर्ण या नकारात्मक दृष्टिकोण को मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? किसी पूर्व निर्धारित दोषपूर्ण या नकारात्मक दृष्टिकोण को मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह, एस्कीमा, धारणा, सहानुभूति। तो देखो 20 का सही आंसर आपको याद रखना है पूर्वाग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किसी पूर्व निर्धारित दोषपूर्ण या नकारात्मक दृष्टिकोण को मनोविज्ञान में यानी कि साइकोलॉजी में पूर्वाग्रह कहा जाता है। ठीक है, 21 नंबर में, एस्कीमा का मनोविज्ञान में सबसे सटीक अर्थ क्या बताया गया है? एस्कीमा का मनोविज्ञान में सबसे सटीक अर्थ क्या बतलाया गया है? एस्कीमा मतलब आपसे भी अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, ज्ञान या मानसिक संरचना का एक संगठित पुंज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कितने बच्चे को अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक याद हो गया? अगर याद हो गया है तो अपना नाम कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आपसे भी वीडियो को लाइक करते नहीं हो। ठीक है, ऐसे में वीडियो कैसे बनाओ मेरे भाई? आपसे भी का एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, प्राथमिक समूह की अवधारणा समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में किसने दी थी? प्राथमिक समूह की संरचना नहीं, अवधारणा समाजशास्त्र में मनोविज्ञान में किसने दी थी? समाजशास्त्र में और मनोविज्ञान सब्जेक्ट दोनों में किसने दी थी? यही आपसे विषय क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, बताइए, मालूम है तो बताइए। सर समाजशास्त्र मतलब क्या होता है? सोशियोलॉजी होता है मेरे भाई, सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र इनसे पहले यानी कि कल मैंने सोशियोलॉजी पर एक वीडियो बनाया था जिनमें मैंने 40 क्वेश्चन दिखाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था सबसे पहले आर्ट्स, जब मैंने 2027 के लिए सिलेबस को लॉन्च किया था तो मैंने बताया था कि आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट पे आपको तैयारी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, आपसे भी चैनल पर जाकर के एक बार प्ले लिस्ट को जरूर चेक करना, जिनका जो सब्जेक्ट है सभी में बताया गया है कि कैसे आप 90% मार्क्स हासिल कर सकते हो। चलिए, 22 का सही आंसर याद है? नहीं है। ठीक है, मैकाइवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा मेरे भाई। 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर, यहाँ देखो, सॉरी यहाँ पर देखो, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। प्राथमिक समूह की अवधारणा समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में किसने दी थी? सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में किसने दी थी? यहाँ पर होगा जी, चार्ल्स हार्ट्रन कुली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने भी बता दिया था, ये गलत होगा। ठीक है, मैं क्या बार गलत है। चार्ल्स हार्ट्रन कुली, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए सॉरी।
23 नंबर में किसी भी पेड़, क्राउड, क्राउड सॉरी, किसी भी भीड़, भीड़ लिखा हुआ है मेरे भाई, मैंने पेड़ पढ़ लिया, ठीक है, मेरा ध्यान भटक गया था। किसी भी भीड़, जिसे हम सभी इंग्लिश में क्राउड बोलते हैं, ठीक है। क्राउड की सबसे प्रमुख और सामान्य विशेषता क्या होती है? किसी भी भीड़ की सबसे प्रमुख और सामान्य विशेषता क्या होती है? कोई निश्चित संरचना या लिखित उद्देश्य ना होना, है ना। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 23 का। अगला क्वेश्चन, ग्रुप थिंक की स्थिति में समूह के सदस्य मुख्य रूप से कैसा व्यवहार करते हैं? ग्रुप थिंक की स्थिति में समूह के सदस्य मुख्य रूप से कैसा व्यवहार करेंगे, बताइए। बिना किसी आलोचनात्मक सोच के समूह के निर्णय को मान लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। एग्जाम में भी यही सब ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ग्रुप थिंक की स्थिति में समूह की सदस्य मुख्य रूप से कैसा व्यवहार करता है? बिना किसी आलोचनात्मक सोच के समूह के निर्णय को मान लेता है। 25 नंबर में, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, सुरक्षात्मक और सकारात्मक व्यवहार क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन मेरे भाई। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, सुरक्षात्मक, सुरक्षात्मक, ठीक है, सुरक्षात्मक, पानी पीने दो, और सकारात्मक व्यवहार क्या कहलाता है? तो 25 का सही जवाब होगा पर्यावरण हितैषी व्यवहार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कोलाहल या अत्यधिक तेज ध्वनि का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम सभी। कोलाहल, ठीक है, कोलाहल या अत्यधिक तेज ध्वनि का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर होगा कार्य क्षमता घटती है, कार्य क्षमता भी घटेगा मानव का, और चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर का 26 का, ठीक है। कोलाहल या अत्यधिक तेज ध्वनि का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उनका चिड़चिड़ापन यानी कि गुस्सा बढ़वे करेगा ना, उनके कान में जाकर के हॉर्न मारोगे तो, ठीक है। कार्य क्षमता घटेगी, काम करने में डिस्टर्ब होगा, ठीक है। 27 नंबर में, आक्रामकता, अग्रेशन का सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण किसे माना जाता है? आक्रामकता, अग्रेशन का, इंग्लिश में उसको एग्रेशन बोला जाता है, ठीक है, का सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण किसे माना जाता है? देखो, 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तीव्र कुंठा और निराशा का, ठीक है, निराशा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 28 नंबर में, साक्षात्कार, इंटरव्यू इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। आप सभी इंटरव्यू तो नाम सुने होंगे, ठीक है, इंटरव्यू, उसको साइकोलॉजी में साक्षात्कार बोला जाता है। कितना सरल बात है ना। साक्षात्कार, जिसे हम सभी इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं, प्रक्रिया का सबसे पहला और अनिवार्य चरण क्या होता है, बताइए जी। प्रार्थी के साथ प्रारंभिक तालमेल, शुद्धार्थ बनाना, ठीक है। यहाँ देखो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ध्यान से देख लो, ठीक है। चलिए देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। 29 नंबर में, प्रार्थी की समस्याओं को प्रार्थी की समस्याओं को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना परामर्शदाता का कैसा गुण है? प्रार्थी की समस्याओं को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना परामर्शदाता का कैसा गुण होता है? तो 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सकारात्मक आदर या सम्मान, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। 30 नंबर में, कैटेल के अनुसार व्यक्तित्व के अंतर्गत कुल कितने मूल स्रोत गुणसूत्र पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। कैटेल के अनुसार व्यक्तित्व के अंतर्गत कुल कितने मूल गुणसूत्र पाए जाते हैं? 5, 10, 16 या फिर 20? तो यहाँ पर होगा 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा 30 का। 31, मानव मस्तिष्क की पीयूष ग्रंथि को शरीर में, क्या लिखा हुआ है, सॉरी, मानव मस्तिष्क की पीयूष ग्रंथि को शरीर विज्ञान में क्या कहा जाता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क की पीयूष ग्रंथि को शरीर विज्ञान में क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि जी। 31 का सही आंसर मास्टर ग्रंथि ही होगा, ठीक है। 32 नंबर में, यहाँ देखो, थीमेटिक एपरसेप्शन, ठीक है, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, जिसे हम सभी इंग्लिश में TAT के नाम से जोड़ते हैं, ठीक है, TAT व्यक्तित्व मापन की किस प्रकार की विधि है? इसको पूरा, इनका पूरा नाम है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, ठीक है। व्यक्तित्व मापन की किस प्रकार की विधि है? तो देखो, 32 का सही आंसर है प्रक्षेपी विधि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 33 नंबर में, रोडसा मसी धब्बा परीक्षण का निर्माण किस वर्ष किया गया था? रोडसा मसी धब्बा परीक्षण का निर्माण किस वर्ष किया गया था? देखो, ये जो शब्द है रोडसा मसी धब्बा, इन्हीं सब शब्दों से विद्यार्थी को डर लगता है, जो बोलते हैं कि अरे मेरे को साइकोलॉजी नहीं रखना है, ठीक है। देखो, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग सिलेबस है, ठीक है। इंट्रोडक्शन बोल दिया मैंने भाई, ठीक है, मतलब बहुत ही रोचक वाला ये सब्जेक्ट है, ठीक है।
साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान रखा करो, ठीक है। आगे चल के बहुत फायदा होगा अगर आप सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हो तो। रोडसा मसीधब्बा परीक्षण का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा 1921 में, 1921 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 34 नंबर में बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? 34 का हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, सही है। जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक असफलता को छुपाने के लिए कोई झूठा कारण बताता है तो उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस? जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक असफलता को छुपाने के लिए कोई झूठा कारण बताता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? युक्तिकरण बोलते हैं, ठीक है। तार्किक, उसको युक्तिकरण करो, ठीक है। युक्तिकरण को तार्किकरण भी बोला जाता है, ठीक है। तार्किकीकरण भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। एग्जाम में दोनों में कोई एक भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है, ठीक है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए, बुलिमिया नामक मानसिक विकार का मुख्य संबंध किससे माना जाता है? बुलिमिया नामक मानसिक विकार का संबंध किससे माना जाता है? तो देखो 36 का सही आंसर आपको याद रखना है, भोजन संबंधी विकार से, ठीक है। बुलिमिया विकार नामक जैसे ही आपसे भी सुनोगे साइकोलॉजी में, भोजन संबंधी विकार से आपसे भी जुड़ जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। 37 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा का सबसे सटीक उदाहरण है? ठीक है। प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा, आपदा दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक मानव निर्मित, ठीक है। और प्राकृतिक क्या होता है, मानव निर्मित क्या होता है, ये तो आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थी हो, छोटे बच्चे तो है नहीं कि मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। उसे भी यहाँ पर ऑप्शन के जरिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्राकृतिक आपदा यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्राकृतिक आपदा यहाँ पर हो जाएगा भूकंप, युद्ध। युद्ध तो भगवान नहीं लड़ता है, ठीक है, रामायण में दिखाया गया है, खैर कोई बात नहीं। युद्ध ये एक मानव निर्मित है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। दंगा, दंगा फसाद तो होते रहता है, ठीक है। सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना भी आम आदमी के जरिए ही होता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। 38 नंबर में सहानुभूति और प्रानुभूति में मुख्य अंतर क्या होता है? सहानुभूति और प्रानुभूति में मुख्य अंतर है, प्रानुभूति में दूसरों के दुख को उसके नजरिए से महसूस किया जाता है ना। सहानुभूति और प्रानुभूति में मुख्य अंतर यही होता है, प्रानुभूति में दूसरे के दुख को उसके नजरिए से महसूस किया जाता है प्रानुभूति में, सहानुभूति में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, 38 का राइट आंसर आपसे भी याद हो गया। 39 नंबर में अल्फा परीक्षण निम्नलिखित में से किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण माना जाता है? बताइए, अल्फा परीक्षण निम्नलिखित में से किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण माना जाता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अल्फा परीक्षण निम्नलिखित में से किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण माना जाता है? तो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। 40 नंबर में देखो, सिजोफ्रेनिया जिसे हम सभी मनोविदालिता भी बोलते हैं, ठीक है। सिजोफ्रेनिया शब्द का प्रयोग इतिहास में सबसे पहले किसने किया था? इतिहास में, हिस्ट्री में, ठीक है। सिजोफ्रेनिया यानी कि मनोविदालिता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्राइड, यूजिन, ब्लेउलर, क्रेपलिन, कोलमैन। तो देखो 40 का सही आंसर है यूजिन ब्लेउलर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा सही आंसर है। सिजोफ्रेनिया यानी कि मनोविदालिता शब्द का प्रयोग इतिहास में सबसे पहले किसने किया था? यूजिन ब्लेउलर ने किया था, ठीक है। और देखते हैं, और भी क्वेश्चन है, शायद एक क्वेश्चन और होगा, ठीक है। 41 नंबर तक का क्वेश्चन है, ठीक है। मनोविज्ञान परिवर्तन के द्विस्तरीय प्रतिरूप का प्रतिपादन किसने किया था? मनोवृत्ति, सॉरी यहाँ पर मनोवृत्ति लिखा हुआ है, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी डेंजरस क्वेश्चन है। एस एम मोहसिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, याद हो गया, एस एम मोहसिन होगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद हो गया ना। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय, द्विकारक सिद्धांत का यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसे माना जाता है? द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पियरमैन को माना जाता है। और कब किया था उन्होंने? 1904 में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये थे बिहार बोर्ड परीक्षा, जरा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। ये थे बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 12 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का 41, ठीक है, 41 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप 90% मार्क्स हासिल कर सकते हो, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखो, साइकोलॉजी का मैं 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए जितना भी क्लास लेकर आऊँगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो, मैं जितना भी क्लास लेकर आऊँगा साइकोलॉजी का, अगर आप सभी साइकोलॉजी के सभी क्लास को अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो अटेम्प्ट कर लेने का मतलब हुआ क्लास में दिखाए गए सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं, तो अच्छे से याद कर लेते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप 90% मार्क्स ला सकते हो, ठीक है।
बस आप सभी को ये कमेंट करना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी का चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए साइकोलॉजी का तो अपने हाथों से कमेंट कर देना। ठीक है, समझ गए? आप सभी समझदार हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, और हाँ, इनसे पहले भी साइकोलॉजी का लगभग 4-5 क्लास दिखा दिया गया है। अगर आप सभी नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर देखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट होगा वहाँ पर सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आप बात रह गई कौन बनेगा विजेता, थंबनेल पर आप सभी देखे होंगे। तो सुनो विजेता, अगर आपका 35 क्वेश्चन सही हुआ है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको पहले कमेंट कर देना है कि सर मेरा 35 क्वेश्चन सही हो गया है। ठीक है, और इस वीडियो में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। वहाँ पर आपको छोटा सा प्रोसेस है, घबराइएगा मत। ठीक है, वहाँ पर आप सभी को इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पर जा करके फॉलो कर लेना। और वहाँ पर आप सभी मेरे को एसएमएस कर देना कि सर मेरा 35 क्वेश्चन सही हुआ था। अगर फॉलो किए हुए रहोगे तो आप सभी को एक छोटा सा गिफ्ट जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और गिफ्ट क्या रहेगा वहाँ पर आप सभी को पता चल जाएगा इंस्टाग्राम पर। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सभी मेरे को ये बताओ कि आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है ना, कर देना मेरे भाई। और अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर भी करना है। अगर आपको 90% मार्क्स लाना है 2027 के बोर्ड एग्जाम में साइकोलॉजी में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगला वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पे चाहिए ये मेरे को कमेंट करके बता देना। कहीं पर भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो ये भी आप सभी मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, कब क्लास लेके आइएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, कब और क्वेश्चन दिखाइएगा, ये सब आप सभी मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। सबका रिप्लाई आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।